उस समय अतीक, वो इलाका ही अतीक का था। उस समय अतीक ही उधर के क्षेत्र के बोलबाला था। उस दिन से मुझे आज तक बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। मेरा अपहरण करने की कोशिश की गई। जान बचा के इधर उधर कहीं बचा के मैं छिपा के रह रहा हूँ। गैंगस्टर का मुकदमा उनके खिलाफ लिखा और गैंगस्टर में जांच की तो उनकी अब तमाम अवैध संपत्तियां निकल के आई। ये इनको 5 बार जेलों में स्थानांतरण कराया, क्योंकि जिस जेल में इनको बंद किया जाता था वहीं से आपराधिक गतिविधियों का संचालन ये करने लगते थे। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। अतीक के 40 साल के आतंक का खात्मा हो गया है। माफिया भले ही खात्मा हो गया, लेकिन आज भी जिंदा है उसके जुल्म और सितम की कहानियां। वो कहानियां जो अतीक और उसके गुर्गों के आतंक से पैदा हुई। वो मंजर जो पीड़ितों ने अपनी आंखों से देखे, झेले और जिए। लेकिन माफिया के अंत के बाद उन पीड़ितों की राय क्या है? क्या है इन पीड़ितों की कहानी? सबसे पहले महाराजगंज की पुष्पा की जुबानी सुनिए। अतीक के आतंक का अंत हो चुका है, लेकिन जिंदा है अतीक के खौफ के किस्से। वो किस्से जिनका जिक्र कर आज भी सैकड़ों आंखें नम हो जाती हैं। अतीक के जुल्मों सितम की एक ऐसी ही कहानी है प्रयागराज की पुष्पा की। प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रयागराज में जो आतंक माफिया अतीक अहमद का था, उसी आतंक की एक कहानी लेकर मैं इस वक्त महाराजगंज में हूँ और बात करता हूँ। एक पीड़ित हमारे साथ हैं, पुष्पा सिंह जी, जिनका 2007 में माफिया अतीक ने जमीन कब्जा कर लिया था और वो जब थाने पर गई तो उनका मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ था। अतीक का आतंक ऐसा था कि न थाने में सुनवाई, न कोर्ट, न कचहरी, हर जगह मामले पड़े धूल भागते रहे। पुष्पा इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही। मैं 2007 में गई और नगर निगम का मैंने टैक्स जमा किया। टैक्स जमा करके मैंने सोचा कि चल के अपना मकान देख लूँ। जब मैं गई तो मेरा मकान वहाँ पर नहीं था। मैं फिर धूमनगंज थाने पे गई, वहाँ मैं रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तब मैं वहाँ के जो उस समय एसपी थे उनके पास में गई और उनसे मैं रिक्वेस्ट की। उन्होंने लिखा, मेरे अपने आदमी को बुलाकर उन्होंने पूरा टाइप किया। साल 2007 में कब्जा की थी जमीन। पुष्पा का 2200 स्क्वायर जमीन पर घर था। अतीक के गुर्गों ने पुष्पा के घर पर कब्जा कर लिया। धूमनगंज थाने पर भी अतीक के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, लेकिन पुष्पा ने हार नहीं मानी। एसपी से मिली और अतीक के जुल्म की कहानी सुनाई, जिसके बाद बड़े पुलिस अधिकारियों के दखल पर केस तो दर्ज हुआ, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। एफआईआर दर्ज मेरा फिर हुआ। उसके बाद मैं कर दी केस, लेकिन उसके बाद कोई उसकी प्रतिक्रिया मेरे सामने नहीं आई। कहाँ ये जमीन थी, किस मोहल्ले में और कितना एरिया था, क्या क्या बना था? करसारी मसारी, कि उस समय अतीक, वो इलाका ही अतीक का था। उस समय अतीक ही उधर के क्षेत्र के बोलबाला था और उनका भी उधर जमीन है, मकान था, घर था और भी मुस्लिम भाई लोग उधर वो बसाए थे, इसलिए उन्हीं ने ही किया था और कोई नहीं किया था। अतीक के जुल्म की शिकार पुष्पा कहती है कि 2007 से 2021 तक पूरा मामला दबा रहा। 2022 में योगी सरकार के दखल के बाद मामले में तेजी आई। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, लेकिन अभी तक केस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। 2021 में जब योगी जी मुख्यमंत्री हुए, जब छानबीन होने लगा तो उन्होंने कागज देखा होगा, निकलवाया होगा, चूँकि हमारी एफआईआर दर्ज ही थी और मेरा सब कागज भी जमा था। तब हमारे पास 2021 में अगस्त में मेरे पास रक्षाबंधन ही के दिन खबर आई लखनऊ, वहाँ इलाहाबाद से,
तब मैं गई वहाँ तो पहली गवाही वही 2021 से मुकदमा खुला मेरा। आतंक का भाई भय उसका था ही सबके मन में, ये नहीं है कि मेरे ही मन में था, सबके बहुत लोग उसके खिलाफ मुकदमा किए थे, लेकिन हमारे ख्याल से किसी की, क्योंकि जहाँ मैं ज़मीन ली थी वहाँ भी काफ़ी लोगों की ज़मीन थी, हमारे विभागीय वालों की, लेकिन किसी ने नहीं, सबने छोड़ दिया। अरे ऐसा है जो जैसा करेगा वैसा तो भरेगा ही, चाहे हम हो चाहे वो हो, कोई भी हो। तो कर्म का फल तो यहाँ मिलना ही है, देर मिले या सवेर मिले। पुष्पा के घर पर कब्जे का केस भले ही किसी नतीजे पर ना पहुंचा हो, लेकिन माफिया ब्रदर्स अंजाम तक पहुंच गए हैं। पुष्पा इस बात से बेहद खुश है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उन्हें उम्मीद है कि अब उनका घर मिल जाएगा, हालांकि उम्मीद ही है, क्योंकि अतीक का अंत हुआ है, मामला कोर्ट में अब भी पेंडिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक के आतंक की कहानी आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज से कटरा की गोबर गली में फेंका गया देसी बम। ये बड़ी जानकारी। देसी बम से किसी को कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कर्नलगंज पुलिस जांच में जुट गई है। आखिर कहां से आया ये देसी बम, किसने इसे यहां पर फेंका, दहशत फैलाने की कोशिश किसने की है, जांच में जुटी हुई है पुलिस। हिस्ट्री शीटर हर्षित सोनकर ने बम चलाया, ये भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, जहां पर देसी बम किसी ने फेंका है और दहशत फैलाने की कोशिश की है। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दहशत फैलाने की कोशिश आखिरकार की किसने। प्रयागराज से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गोबर गली में फेंका गया है देसी बम। शिवम फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। शिवम, बताइए पूरा वाकया क्या हुआ, किसने ये बम फेंका, क्या जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई? देखिए, प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके में जो कटरा गोबर गली है वहां पर ये देसी बम फेंका गया है और इसके पीछे उद्देश्य ये था दहशत फैलाना। दरअसल ये देसी बम था, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। कर्नलगंज पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी के जरिए सारी जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तक जो जानकारी में मिली है उसके अनुसार हिस्ट्री शीटर हर्षित सोनकर, जो ऑलरेडी पहले से कई मामलों में उसका नाम दर्ज है, उसने ये बम चलाया है ताकि लोगों में दहशत हो जाए। अभी तक ये बात साबित नहीं हुई है कि अतीक अहमद के जो लॉयर हैं विजय मिश्रा, उनका इससे कुछ लेना देना था या नहीं, क्योंकि उनके घर से दूर ये बमबारी हुई है, तो ऐसे में उनके घर को भी टारगेट नहीं किया गया था और इससे कोई भी हताहत नहीं हुआ है। ऐसे में पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या इसका कुछ लेना देना अतीक के लॉयर से था या फिर दहशत फैलाने के उद्देश्य से हर्षित सोनकर ने किसी और के घर पर बमबारी की थी। अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया यही सारी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इस पूरे मामले से फिलहाल विजय मिश्रा जो अतीक के लॉयर हैं, उनका कोई लेना देना निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन शिवम, ये वो वक्त है जब हाल ही में हमने देखा कि किसी ने हत्या की अतीक और अहमद की, जिसे लेकर अभी जांच चल ही रही है और इस वक्त प्रयागराज में वैसे ही पुलिस काफी अलर्ट पर है। लेकिन पुलिस की इतनी अलर्टनेस के बावजूद फिर से किसी ने कोशिश की दहशत फैलाने की यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल, और जिस व्यक्ति का नाम निकलकर सामने आ रहा है हिस्ट्री शीटर हर्षित सोनकर उसका नाम है और इस व्यक्ति ने बमबाजी की। हालांकि इसका पूरा वीडियो जो है वो सामने आ गया है, किस तरीके से वो आकर बम फेंककर भागता नजर आ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके का प्रयागराज में अभी माहौल है, पूरे प्रयागराज में पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट है, उसके बावजूद अगर ऐसी वारदात होती है तो निश्चित तौर पर लोकल पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कर्नलगंज पुलिस है जो मौके पर जांच के लिए पहुंची हुई है, उसका कहना है कि हम सारे जो सबूत है उसको जुटा रहे हैं, एक बार फिर से पहचान कर रहे हैं और उस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी तब भी हमने देखा था किस तरीके से गुड्डू मुस्लिम बमबाजी कर रहा था, जैसे झोले से कोई सामान निकलकर फेंक रहा हो। और आज कुछ ऐसा ही रिपीटिशन विजुअल्स आए हैं कि एक व्यक्ति आता है, बम फेंककर भाग जाता है। तो चलिए, आप नजर बनाए रखिए, जानकारी जुटाते रहिए इस खबर से जुड़ी हुई। बहुत शुक्रिया शिवम प्रताप सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। आप यहाँ से निकल गए हैं सब। तो अतीक ने सैकड़ों का खून बहाया, हजारों परिवारों पर जुल्म सितम किया, लेकिन अतीक के सितम की सबसे बड़ी शिकार है रुखसाना। ये नाम भले ही आपको याद ना हो, लेकिन राजूपाल जरूर याद होंगे। वही राजूपाल जिनको घेर कर मारा गया था और इसी हत्याकांड की इकलौती गवाह है रुखसाना। लेकिन रुखसाना जब अतीक गैंग के खिलाफ गवाही देने उतरी तो माफिया ने इसके परिवार पर सितम शुरू कर दिया। रुखसाना की जुबानी सुनिए अतीक के सितम की कहानी।
माफिया की मौत के बाद भी जिंदा है उसका खौफ, वो खौफ जिसे जुल्म और सितम के पीड़ितों ने अपनी आंखों से देखा, जिंदगी में जिया, वो खौफ जिसके साये में गुजरी सैकड़ों जिंदगी। भले ही राजूपाल हत्याकांड पूरे अतीक गैंग को ले डूबा, भले ही मरकर भी राजूपाल अतीक गैंग के खात्मे की वजह बन गई, लेकिन इस केस की इकलौती चश्मदीद गवाह रुखसाना की कहानी भी अतीक के आतंक से भरी है। उमेश पाल शूटआउट के बाद एक बार फिर से माफिया अतीक अहमद के कारनामों का काला चिट्ठा खुल रहा है और वो तमाम किरदार याद किए जा रहे हैं जिनको कभी न कभी अतीक अहमद ने सताया है या उन्हें परेशान किया है। ऐसे ही दो व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनमें मोहम्मद सादिक है और रुखसाना बेगम है, जो कि बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड की चश्मदीद गवाह हैं। जब 25 जनवरी 2005 को राजूपाल हत्याकांड हुआ था, उस समय राजूपाल के साथ रुखसाना बेगम उसी गाड़ी में बैठी थी और राजूपाल उस गाड़ी को खुद चला रहे थे। दो गोलियां रुखसाना बेगम को भी लगी हुई थी। रुखसाना राजूपाल हत्याकांड की चश्मदीद गवाह है। 18 साल से अतीक गैंग के खिलाफ रुखसाना लड़ती रही। अतीक के गुर्गों ने कई बार रुखसाना की जान लेने की कोशिश की, बार बार गवाही न देने का दबाव डाला गया, रुखसाना के परिवार वालों को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया, लेकिन रुखसाना ने अतीक के आतंक के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं की। भैया धमकियां तो हमको बहुत मिलत रही। 18 साल से हम परेशान हो गई, न समझ ला न कहीं निकल सकी थी न कुछ। एक हमारे गांव के मुबारक हैं और बराबर धमकी देते। हम हमारा लड़का मोहम्मद साजिद दरवाजे पर गेट के बैठी रही न आए, बस गरियावे लागे, कहन आज रुखसाना बच के जाए न पाइए, इनका जान से मार डावा। आपके ऊपर हमले की कोशिश की? हाँ, ताबक तोड़ गोली चलावे लागे। हम लोगन भाग के गेट बंद कर लिया और हमारे पास लाइसेंसी राइफल है, हम हवा में फायर किया और फिर वो सभी बक्सी की तरफ भाग गए। और हमेशा दे थे और कहीं फर्जी मुकदमा में हमारे पूरे परिवार का फंसाए। जिस दिन राजूपाल की हत्या हुई वो खुद गाड़ी चला रहा था और उसी गाड़ी में रुखसाना भी बैठी थी। जहां राजूपाल की इस हमले में मौत हो गई थी, वहीं रुखसाना को भी 2 गोलियां लगी थी, लेकिन उनकी जान बच गई। रुखसाना कहती हैं कि अगर सीएम योगी सत्ता में न आते तो शायद इस गैंग पर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती। विधायक जी राजू पहुंच गए, कहन भाभी चला हमारे साथे, चला घर में एक बात तू का आज घर में बहुत बताऊ भाई, बहुत जरूरी काम है। तो हमका नहीं विधायक जी, हमारे पति हमारे साथ में है, तुम चला। हम आई थी, कहे नहीं चला हमारे साथ है। भाई का कायदा पीछे पीछे गाड़ी लगा के आवे। हमका आगे गनर बैठाए रहे, उनका बीच में बैठाए दिए न, हमका आगे सीट पर बैठाए लिए। हमारे पति पीछे पीछे गाड़ी लगाए रहे और उधर से देखा कि 2 गाड़ी हमारे एक बगल से गुजरी ही और एक आगे खड़ी ही और उतने में थोड़ी देर में पहुंचे हमारे दीप के ठिना और बस गोली चले लाग और उमा अशरफ रहे। रुखसाना के पति मोहम्मद सादिक कहते हैं कि उन्होंने माफिया अतीक अहमद से पंगा लिया है। अतीक ने मियां बीबी को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन ये परिवार कभी इंसाफ की राह से पीछे नहीं हटा। जब से घटना हुई है और अब तक निरंतर वो दबाव बनाते हैं और धमकियां देते हैं, लालच देते हैं, तरह तरह की वो बातें करते हैं। और जब से उमेश पाल की घटना हो गई तो ऐसा लगता है कि शायद हम लोग बच ही न पाएंगे, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में, ईश्वर के हाथ में। जब मौत आएगी तो आ जाएगी। देखिए, योगी जी का ही दम है जो हम लोग दम भरते हैं। योगी जी जैसा मैं चाहूंगा कि आजीवन वो मुख्यमंत्री बने रहें। अतीक अशरफ के खात्मे के बाद इस परिवार की इंसाफ की लड़ाई पूरी हो गई। अब रुखसाना और उनके पति को कोई खास खतरा तो नहीं, लेकिन अब भी ये डर बना है कि इस केस के दूसरे आरोपी उन्हें निशाना न बनाए। हालांकि रुखसाना को उम्मीद है कि योगी सरकार में उन्हें कोई खतरा नहीं आने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक अपने खिलाफ खड़े होने वालों को कभी नहीं छोड़ता था, खासकर अतीक को कानूनन चुनौती देने वालों को कतई नहीं बख्शता था। जैसे राजूपाल ने अतीक की कानूनी मुश्किलें पैदा की थी अतीक के लिए, ठीक उसी तरह से साबिर नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर भी अतीक के आतंक का शिकार हुआ। माफिया के गुर्गे कई बार उसके घर गए, धमकी दी, लेकिन साबिर को माफिया नुकसान न पहुंचा पाता, उससे पहले ही उसका खात्मा हो गया।
अतीक का आतंक कभी ऐसा था कि इस गैंग के खिलाफ खड़े होने वालों के खिलाफ माफिया अपने गुर्गों की पूरी फौज उतार दिया करता था। ऐसे ही एक जुल्म के सताए हैं प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर साबिर। 14 अप्रैल 2019, करीब 4 साल पहले का वक्त, जब अतीक के गुर्गे कई गाड़ियों से प्रॉपर्टी डीलर साबिर के घर पहुंचे और साबिर के घर पर हमला किया। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। पहले तस्वीरें देखिए, फिर पीड़ित की जुबानी पूरी कहानी सुनिए। ये हमको 2019 से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं किसी एक मुकदमे में पैरवी कर रहा था, उसमें अतीक अहमद और उसका भाई मुलजिम है। उस दिन से मुझे आज तक बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। मेरा अपहरण करने की कोशिश की गई। आते करीब 7:30 बजे असलम मंत्री और असाद कालिया, ये लोग जो है मुझे गुजरात ले जाने की बात करते हैं, मुझे वहाँ से धमकाते हैं, डराते हैं। जब मैं जाने से मना करता हूँ तो मेरे साथ कुछ टॉर्चर भी किया गया था मुझे। दरअसल उन दिनों कोर्ट में अलकमा सुरजीत मर्डर केस की पैरवी चल रही थी। इस केस की पैरवी साबिर के परिवार वाले कर रहे थे, लेकिन अतीक गैंग नहीं चाहता था कि कोई उनके खिलाफ पैरवी करे, केस लड़े। बस यही बात थी कि अतीक का बेटा अली अहमद, गुर्गा असाद कालिया और दूसरे शूटर्स साबिर के घर पहुंचकर तोड़फोड़ करते हैं, फायरिंग करते हैं। 12 लोग हैं जो शुरू से मुझे टारगेट करते चले आ रहे हैं, और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो फोन पे बात कर रहे हैं, वो सब लोग का नाम इसमें है। मुझे बहुत डर है और मुझे अपनी जान का खतरा है, क्योंकि कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। क्योंकि जैसे अभी उमेश पाल जी की हत्या कर दी गई है, उनकी हत्या से 1 हफ्ता पहले मुझे उठाने की कोशिश की गई मेरे घर में घुस करके, क्योंकि मेरे साथ में कोई नहीं रहता, सिर्फ मेरी बीवी रहती है। उस दिन वो नहीं थी, नहीं तो शायद उस दिन भी मुझे ये उठा ले जाते। हल्ला मचाने से मैं बच गया, नहीं अगर मेरी वाइफ होती तो एक बार इनकी मैं वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग बना ही लेता। साबिर ने अब जाकर इस मामले में धूमनगंज थाने में तहरीर दी थी, लेकिन माफिया अतीक और अशरफ के कत्ल के बाद चंद आरोपी ही बचे हैं। हालांकि अब साबिर को डर नहीं लगता, क्योंकि अब अतीक और उसके आतंक का खात्मा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको उस शख्स की कहानी बताते हैं जिसने पहली बार अतीक को कानून के शिकंजे में लिया था, जिसके एक के बाद एक कई केस उस पर दर्ज किए गए और गैंगस्टर एक्ट लगाने की हिम्मत जुटाई। अतीक के खिलाफ जांच अधिकारी रहे नारायण सिंह से सुनिए उनकी क्या कहानी है। अतीक प्रयागराज वालों के लिए ही आतंक का प्राय नहीं था, बल्कि वहां नौकरी करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी दहशत का कारण था। आलम यह था कि अतीक के खिलाफ बड़े बड़े अधिकारी भी हाथ डालने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन अतीक के खात्मे के बाद तमाम वो अधिकारी सामने आ रहे हैं जिन्होंने अतीक के आतंक को रोकने की कोशिश की थी। हम उस शख्स के गांव में आए हैं जहां के रहने वाले नारायण सिंह परिहार हैं, और इन्होंने सबसे पहले अतीक के गुनाहों का जो चिट्ठा है वो सरकारी कागज पे लिखना शुरू किया। इस दौरान अतीक ने कई बार सब इंस्पेक्टर के तौर पर प्रयागराज बतौर पहुंचे, कई बार धमकियां दी, कई बार परिवार को भी लेकर के धमकियां दी, कई बार फर्जी केस में फंसाने की धमकियां दी। अतीक बतौर सांसद आतंक का जो प्रयास था उस समय कहता था कि हमारे मुकदमे की जो कार्रवाई कर रहे हो, जो विवेचना कर रहे हो, उसको सही से करना, वरना सरकार बदलेगी, मुश्किल में पड़ जाओगे, बच्चे परेशान होंगे। झांसी के रहने वाले सब इंस्पेक्टर नारायण उन्हीं अधिकारियों में से एक हैं, जिन्होंने नौकरी पर रहते हुए अतीक के अपराध को रोकने की हिम्मत जुटाई। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर नारायण के प्रयागराज की धरती पर कदम रखते ही अतीक के आतंक के साम्राज्य की जड़ों के हिलने का सिलसिला शुरू हुआ। तब नारायण सिंह प्रयागराज में थानेदार थे। सईद अहमद की जमीनों पर इन्होंने कब्जा किया था और उनको धमकाया था, जिसकी एफआईआर हुई थी। वो 2007 में हमको इन्वेस्टिगेशन प्राप्त हुआ। इन्वेस्टिगेशन में वादी के लगाए गए आरोप सही पाए गए। उसमें 1 करोड़ की जमीन का बैनामा जैन बंधुओं को कराया था इन्होंने, तो वो 1 करोड़ रुपया इन्होंने सांसद अतीक अहमद ने अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त कर लिया। और उसके अलावा 800 बरगद की जमीन पे 28 दुकानें भी खड़ी कर दी गई। तो जब मुझे लगा कि इनके द्वारा गिरोह बंद और अब
विधि विरुद्ध क्रियाकलापों द्वारा संपत्ति अर्जित कर दी जा रही है और समाज में भय आतंक व्याप्त कर रखा है, तो ऐसे गैंग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अतीक के खिलाफ बतौर जांच अधिकारी नारायण सिंह ने तमाम केस दर्ज किए और उनकी जांच की। उच्च न्यायालय से इनकी जमानत एप्लीकेशन खारिज कराई और राजू पाल हत्याकांड में भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया। उसमें भी अब्दुल कबीर, गुड्डू मुस्लिम आदि नफीस कालिया नए मुलजिम प्रकाश में आए थे और अब्दुल कबीर हाल में ही 1 लाख का इनाम उस पर घोषित था, जो अभी सरेंडर किया है। क्योंकि जिस जेल में इनको बंद किया जाता था वहीं से आपराधिक गतिविधियों का संचालन करने लगते थे, तो इनको सर्वप्रथम नैनी जेल से बांदा जेल से मैनपुरी जेल से ललितपुर जेल। लेकिन तब प्रयागराज में अतीक की तूती बोलती थी। यही वजह रही कि जांच के दौरान नारायण सिंह को कई बार धमकियां मिली, जांच छोड़ने को बोला गया, लेकिन नारायण सिंह ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। राजनीतिक दबाव था अधिकारियों के ऊपर और अधिकारियों को ये लालच था कि भाई इनके मनमाफिक काम करते रहेंगे सांसद अतीक अहमद के विरुद्ध तो हमारी यहाँ पोस्टिंग बरकरार रहेगी, यही लालच था। और भी अब तमाम तरह से अपने लाभ लेते हो तो वो अंडरस्टूड है। अतीक अशरफ और उसके गुर्गों के खिलाफ 6 मुकदमों की पैरवी करने वाले नारायण सिंह आज माफिया के खात्मे पर अचंभित नहीं है, बल्कि उनका मानना है कि बुरा काम करने वालों का देर सवेर यही अंजाम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी।